नमस्कार दोस्तों, घर की खेती चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज घर की खेती आ गई है भोपाल में और हम आज मिलने वाले हैं हर्षित जी से। आपने YouTube पे काफ़ी वीडियोस इनके देखे होंगे जहाँ पे ये इकलौते बंदे हैं जो इंडिया में कर रहे हैं एवोकाडो की खेती। इनकी खुद की नर्सरी है यहाँ पे, काफ़ी बढ़िया मैनेजमेंट और सिस्टम यहाँ इनने बना रखा है। डिटेल में उन्हीं से जानेंगे कि कैसे ये फार्म चला रहे हैं, क्या इनकी स्टोरी रही है, इनकी पूरी सक्सेस स्टोरी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर्षित जी से जानेंगे कि कैसे इन्होंने इसकी शुरुआत करी। नमस्कार हर्षित जी। नमस्कार। घर की खेती के व्यूअर्स को थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि क्या आप करते हैं, क्या आपका नाम है और थोड़े बैकग्राउंड के बारे में जानकारी दीजिए। जी, मेरा नाम हर्षित गोधा है और मैं भोपाल में एवोकाडो की खेती कर रहा हूँ। तो मेरी यहाँ पे आप देखेंगे इट्स अ वन ऑफ अ काइंड नर्सरी जो हाइड्रोपोनिक तरीके से हम इंडिया में एवोकाडो की नर्सरी डेवलप करी है इज़राइल की टेक्निक से। और इसका आइडिया मुझे ऐसे आया था कि मैं 2017 के टाइम पे मैं यूके में था उस वक़्त, बीबीए की पढ़ाई कर रहा था, तो वहाँ पे मैं एवोकाडोस रेगुलरली खाता था। तो एक बार मैंने रैपर पे देखा कि उस पे लिखा था कि इट वाज सोर्स्ड फ्रॉम इज़राइल, मतलब इज़राइल से उन्होंने सोर्स किया हुआ है। और मेरे को ऐसा पता था कि जब जब मैं इंडिया में आता हूँ तो मेरे को अच्छी क्वालिटी के एवोकाडोज नहीं मिलते थे, और दूसरा जो मिलते थे वो बहुत एक्सपेंसिव रहते थे। तो मैंने डिसाइड किया कि यार ये बहुत प्रॉफिटेबल काम हो सकता है, और मैंने इसकी रिसर्च करना शुरू की। तो पता चला ये इज़राइल की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल क्रॉप्स में आता है, और अभी ये वर्ल्ड के जितनी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इसका क्लाइमेट अलाउ करता है वहाँ पे इसकी खेती हो रही है बड़े स्केल पे। फिर मैंने इज़राइल की एवोकाडो इंडस्ट्री को कॉन्टैक्ट करना शुरू किया, और मैंने उनसे कहा कि मेरे को आपके यहाँ के काम सीखना है। उसके बाद मैं इंडिया आ गया। तो 2018 में मेरे अभी जो नर्सरी सप्लायर थे वो, मेरे जो मेंटर हैं वो, ये दोनों इंडिया आए। इनने यहाँ का लैंड का, हमारे लैंड का सर्वे करके देखा कि यहाँ पे हो सकता है कि नहीं हो सकता है एवोकाडो। तो इन्होंने कहा यहाँ पे हो सकता है। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं प्लांट्स इसराइल से मंगाऊंगा, क्योंकि इंडिया में जब अच्छी क्वालिटी का फ्रूट ही अवेलेबल नहीं है तो प्लांट भी अवेलेबल नहीं था। तो मैंने 2019 में प्लांट्स मंगाने की कोशिश करी, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि अ, मेरे को परमिट्स टाइम पे नहीं मिली। तो जो प्लांट इतना बड़ा आना था वो इतना बड़ा हो गया। अब उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, क्योंकि वो एयर कार्गो से आता है, तो 6 टाइम्स हो गई थी। तो मेरा प्रोजेक्ट ही वायबल नहीं बैठ रहा था, तो मैंने उसे डिले किया 1 साल। फिर 2020 में कोविड हो गया तो फिर प्रॉब्लम हुई, क्योंकि दोनों कंट्रीज में लॉकडाउन लगे थे। फाइनली 2021 के जुलाई में मेरे पास मेरा फर्स्ट लॉट आया। और क्या हुआ कि मैं अपनी जर्नी पूरी सोशल मीडिया पे डॉक्यूमेंट कर रहा था, तो लोग मेरे को कांटेक्ट करना शुरू किए कि मुझे भी, उनको भी प्लांट्स चाहिए थे मुझसे। तो फिर उसके बाद से मैंने प्लांट्स के कंसाइनमेंट मंगाना शुरू किए, जो मैं हर साल मंगाता हूँ, और फिर पैन इंडिया यहाँ पे होलसेल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो आप यहाँ मेरे पीछे देखेंगे, ये जो प्लांट्स हैं ये अभी सबसे यंग प्लांट्स हैं मेरे, जो 2 महीने पहले आए। फिर आपके पीछे जो प्लांट्स हैं इधर, ये जो हैं ये मेरे पास 6 महीने पहले आए थे जून के टाइम पे, और जून से लेकर अभी तक की ग्रोथ आपको इसमें दिख सकती है। सर एक बात और बताइए कि एवोकाडो क्या होता है, मतलब जनरली क्या है कि मैंने खुद इस वीडियो से पहले ही रिसर्च करने के बाद जाना है इसको। काफ़ी हमारी टीम, काफ़ी लोग जितने मेरे परिचित हैं उनको भी इस बारे में नहीं पता। थोड़ा सा दर्शकों को ये बताइए कि एवोकाडो होता क्या है, क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं और ये कहाँ, मतलब ये कहाँ की खेती है? इंडिया की तो ये नहीं है नेटिव, कहाँ की है इस बारे में थोड़ा आइडिया दीजिए कि एवोकाडो क्या होता है। देखिए, अवोकाडो को अपने आप बटर फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। ये ओरिजिनली साउथ अमेरिका की फसल है। इसकी 3 रेसेस होती हैं, वेस्ट इंडियन, मेक्सिकन और ग्वाटेमालन। और ज़्यादातर अब जो कमर्शियल फार्मिंग में यूज़ होती हैं ये हाइब्रिड्स होती हैं, जो इसके एक का पेरेंट मेक्सिकन और एक का ग्वाटेमालन, ऐसा मिक्स्ड हाइब्रिड्स यूज़ होते हैं। अब कोई भी ओरिजिनल रेस पे नहीं जाता। कि अगर अपन जो कमर्शियल वैराइटीज़ लें तो काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकती है। और ये फ्रूट ऐसा है कि ये न्यूट्रिशन और हेल्थ एंड फिटनेस वालों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। इसमें हाई हेल्दी फैट होते हैं जो बॉडी का टेस्टोस्टेरोन बढ़ा के रखते हैं। और ये कीटो और वीगन डाइट्स में बहुत लोग इसे खाते हैं। और यूजुअली जो मैंने देखा है कि फर्स्ट टाइम जो खाएगा उसको ये एकदम से उतना पसंद नहीं आता, लेकिन जब इसका गुआकामोले बनाते हैं, इसकी जो मेक्सिकन चटनी बनती है,
वो उसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है और एक्वायर्ड टेस्ट होता है। अब जैसे आप पनीर अगर प्लेन खाएँगे तो उसका टेस्ट आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा। हुँ, लेकिन वहीं आपने उसे शाही पनीर या पनीर टिक्का बनाया है तो उसका टेस्ट बिल्कुल। उभर के आता है। तो सेम चीज़ एवोकाडो में जब इसमें फ्लेवरिंग ऐड होती है तब फिर इसका टेक्सचर और टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसका कुछ ओरिजिनल टेस्ट नहीं होता है, इसको जैसा आप बनाना चाहो उसको हाँ, आप टेस्ट कर सकते हो, हाँ, टेस्ट मेकर इसमें आप ऐड कर सकते हो। हाँ। तो दोस्तों अब जानते हैं कि क्या है एवोकाडो के हेल्थ बेनिफिट्स। तो सर थोड़ा ये बताइए कि क्यों ह्यूमन बॉडी के लिए एवोकाडो अच्छा होता है और क्या इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं? देखिए इसमें विटामिन्स बहुत हैं और ये स्पेसिफिकली हाई होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स में। तो वो बॉडी का हार्ट हेल्थ को बहुत अच्छा रखते हैं और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इससे काफ़ी एनहांस रहती है। दूसरा इसमें जो फैट रहता है वो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है बॉडी में। तो टेस्टोस्टेरोन आपका मसल बिल्डिंग हार्मोन है, हार्मोन ऑफ वाइटैलिटी है। तो ये आपको मेल और फीमेल्स दोनों के लिए बहुत अच्छा है। और फिर कीटो डाइट में इसको काफ़ी खाया जाता है क्योंकि कीटो डाइट में लोग चाहते हैं कि उनको हाई फैट और हाई प्रोटीन प्रोडक्ट मिले। तो एवोकाडो से वो हाई फैट ले लेते हैं और फिर प्रोटीन शेक या फिर जो भी नॉनवेज वो खाते हैं उससे उनको प्रोटीन सोर्स मिल जाता है। और एवोकाडो ऐसा है कि उसके जो फाइबर्स हैं उससे कीटो डाइट वालों को बिना कार्बोहाइड्रेट लिए भी फाइबर का इंटेक हो जाता है। तो ये सब इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अगर इंडिया का कोई किसान इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो जानना चाहेगा कि पौधा कैसे डिफरेंट है इंडिया में मिलने वाले पौधों से, तो उस बारे में थोड़ा-सा लोगों को बता दीजिए। जी, मैं आपको इधर दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये प्लांट यहाँ से ग्राफ्टेड है। ठीक, ये ग्राफ्ट है यहाँ पे। ये बोलते हैं इसे रूट स्टॉक और ये होता है कल्टीवार। तो जो रूट स्टॉक है ये इसकी स्पेशलिटी है। इंडिया में एवोकाडो के रूट स्टॉक्स पे रिसर्च नहीं की गई है। तो इंडिया में कोई भी कमर्शियल रूट स्टॉक ही नहीं है। इंडियन नर्सरीज क्या करते हैं, वो रैंडम एवोकाडो का सीड लेते हैं, उसको उगाते हैं, उसको ग्राफ्ट करके आपको दे देते हैं। तो ये हॉबी ग्रोअर्स के लिए तो ठीक है, जिनको थोड़ा बहुत अपने कंजम्पशन के लिए फ्रूट चाहिए, लेकिन जो लोग कमर्शियली इसका प्लान करते हैं और हज़ारों में इसके पेड़ लगाना चाहते हैं, उनके लिए कमर्शियली वायबल नहीं बैठेगा क्योंकि 3-4 साल बाद आपको समझ में आएगा कि उसका आउटपुट ही आपके ऑर्चर्ड का उतना नहीं है जितना एक्सपेक्टेड था। तो रूट स्टॉक से एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, दूसरा हर रूट स्टॉक के टाइप्स मतलब अलग-अलग रूट स्टॉक के अलग-अलग बेनिफिट्स होते हैं। जैसे अगर आपके फार्म पे हाई सैलिनिटी, हाई कैल्शियस सॉइल है या पीएच हाई है तो आपको एक टाइप का रूट स्टॉक अच्छा लगेगा, मतलब सूटेबल रहेगा। अगर आपके फार्म पे फाइटोप्थोरा है तो आपको अलग टाइप का रूट स्टॉक चाहिए। अगर आपके फार्म पे वर्टिसिलियम है तो आपको अलग टाइप का रूट स्टॉक चाहिए। तो रूट स्टॉक में जो बेनिफिट है वो देखते हैं और दूसरा प्रोडक्टिविटी देखते हैं। ऐसे रूट स्टॉक का सिलेक्शन किया जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे इजरायली रूट स्टॉक्स हैं। ये हैं आशदोद 17, देगनिया 117, ज़िफ़्रिन 99, फेयरचाइल्ड। ये 4 रूट स्टॉक्स पे मेरे प्लांट्स ग्राफ्टेड हैं जो इज़राइल में ही ग्राफ्ट होके मेरे पास आते हैं। दूसरा, ये जो इम्पोर्ट होते हैं तो ये जो सायन भी है ये ऐसे ट्री से आता है जो सर्टिफाइड है कि ये सारे पेस्ट एंड डिजीज फ्री पेड़ से इसका कटिंग ली है। तो आपको जेन्युइनिटी में कोई इसकी इशू नहीं आएगा मेरे प्लांट से। कि अगर एवोकाडो की खेती करी जाए, तो उसकी इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा-सा लोगों को बता दीजिए कि क्या उसके प्लांट की कॉस्ट पड़ती है? क्या उसके बेड बनाने में खर्चा आता है? क्या उसका फर्टिगेशन मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट हमको होता है जिसका हमको फंड रखना पड़ता है? तो 1 साल की खेती का कितना हमारा लागत हो जाएगी, उस बारे में थोड़ा-सा बता दीजिए ब्रीफ में। देखिए इसमें मेरे पास 5 वैराइटीज़ हैं, हास, लैम्बहास, पिंकरटन, एटिंगर और रीड। इसमें 2 टाइप में अपन डिवाइड कर सकते हैं, ग्रीन स्किन्स एंड ब्लैक स्किन्स। अगर ब्लैक स्किन है तो सीधे-सीधे इकोनॉमिक्स रहता है कि 6 टन पर एकड़ आपको मिलेगा, ₹200 केजी होलसेल में बिकेगा तो 12 लाख रुपए के आसपास आपको मिल जाना चाहिए। और ग्रीन स्किन से वहीं आ जाता है, 6 टन आपको मिलेगा लेकिन वो 100 से ₹150 होलसेल केजी रेट मिलेगा इसका, तो आपका इकोनॉमिक्स वहाँ पहुँच जाता है 6 से 8 लाख। अब हमारे यहाँ भोपाल में या जहाँ पे भी टेम्परेचर 35 से ऊपर जाता है वहाँ पे हास और लैम्बास वैरायटी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती। तो हम ग्रीन स्किन पे फोकस कर रहे हैं, हम अपने खुद के फार्म पे ग्रीन स्किन पे ज़्यादा लगा रहे हैं। तो अगर आप जैसे 1 एकड़ में पौधे लगाते हैं तो 1 एकड़ में 170 पौधे लगते हैं और 3,000 रुपये का प्लांट का प्राइस है तो 5,10,000 आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आएगी प्लांट की। 50,000 रुपये आपका ड्रिप इरिगेशन का खर्चा है और ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। उसके बाद रनिंग कॉस्ट में इसको ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं चाहिए आपको। और हाँ, बेड्स का एक खर्चा है तो बेड्स भी 10-15 हज़ार रुपये पर एकड़ में आपके बेड्स तैयार हो जाते हैं। तो ये इसका फिक्स्ड कॉस्ट है, लगभग 6 लाख में आपका खेत रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपको इसका 1 साल का मेंटेनेंस आप मान के चलिए 50,000 रुपये है। इसमें एक लेबर अगर काम करेगी 1 एकड़ पे तो बहुत है, ज़्यादा इसको कुछ करना नहीं पड़ता। ऑब्वियसली टाइम टू टाइम जैसे
जिस जब आपको इसमें हार्वेस्ट करना हो तब आपको बाहर पीछे से लेबर बुलानी पड़ेगी, लेकिन मेंटेनेंस के लिए एक लेबर इसको आराम से 1 एकड़ को सँभाल सकती है। तो 6 लाख रुपए इसकी फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद तीसरे साल से आपको हर साल यील्ड आने लग जाएगी, जो कि 6 से 8 लाख रुपए एकड़ आपको देता रहेगा। सर एक चीज़ और बताइए कि जब ये पौधा हम लगाते हैं तो उसमें हम बेसल डोज का इस्तेमाल करते हैं। बेसल डोज यानी कि स्टार्टिंग में जब हम उसको न्यूट्रिशन देते हैं, तो जब ये पौधा प्लांट आप लगाते हैं खेतों में, तो क्या बेसल डोज इसको रिक्वायरमेंट होती है पौधे को, और क्या आप उसके लिए देते हैं उसको? देखिए, जब पौधा फील्ड पे लगाते हैं तो जो मेरे कलीग ने बताया है, जो मेरे मेंटर हैं, आप हमारे यूट्यूब पे वीडियोज़ भी देखेंगे तो हमने प्लांट किया हुआ उसमें दिखाया है कि स्टार्टिंग में हम कोई फर्टिलाइज़र नहीं देते, हम ना गोबर खाद देते हैं, ना एनपीके देते हैं, ना वर्मी कंपोस्ट देते हैं। एक बार प्लांट स्टैब्लिश हो जाए, 1 महीना या 2 महीना उसके रूट्स वहाँ पे स्टैब्लिश हो जाए, उसके बाद हम डोज़ स्टार्ट करते हैं, जो कि एनपीके का रेशियो रहता है 5:5 का। अब ये रेशियो इंडिया में मिलता नहीं है, तो हमें ये बनाना पड़ता है अलग-अलग फर्टिलाइज़र से। तो हम रेशियो लेते हैं 13:045, 12:61 और 21:00 को मिक्स करके ये अचीव करते हैं। उसका रेशियो अगर आप मेरे को ईमेल या व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको उसका बना के दे देंगे, पर प्लांट कितना चाहिए रहता है। और बेसिकली पर क्यूबिक मीटर में इसका 50 ग्राम नाइट्रोजन, 20 ग्राम पी और 50 ग्राम के, ऐसे इसको देना है पर क्यूबिक मीटर पानी में। इंडिया में अगर ये वीडियो कहीं से लोग देख रहे हैं, तो उनको एक चीज़ ये भी बताइए कि कहाँ-कहाँ लोग इसकी खेती कर सकते हैं? कहाँ उसका क्लाइमेट नहीं सूटेबल होगा, और किसको इसकी खेती आगे चढ़ के करनी चाहिए? मतलब कौन किसान आगे बढ़ के इसकी खेती करे और कौन किसान इससे पीछे रहे? तो उसके बारे में थोड़ा किसानों को अपडेट दीजिए। देखिए, इसमें 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो क्लाइमेटिक कंडीशन एंड दूसरा क्या आप 3 साल का जेस्टेशन पीरियड अफ़ोर्ड कर सकते हैं। तो हम पहले क्लाइमेट की बात करेंगे। 35 डिग्री से नीचे है तो बेस्ट ऑप्शन है, आप हास और लैम्बास वैरायटी अच्छे से लगा सकते हैं और वो 12 लाख रुपए एकड़ आपको देके जाएगा फार्म पे। तो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल क्रॉप्स इन इंडिया राइट नाउ। और दूसरा, अगर आप ग्रीन स्किन्स पे भी जाते हैं, तो ग्रीन स्किन्स पे भी 6 लाख रुपए से 7 लाख रुपए एकड़ इज़ नॉट बैड। और बड़े स्केल पे कोई इसे करता है तो फिर जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल रहती हैं तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट भी कम रहती है और आप प्रॉफिट्स भी ज़्यादा रीप कर पाएंगे। लेकिन ग्रीन स्किन्स भी एक लिमिट के बाद वर्क नहीं करते, तो अगर 45 डिग्री के ऊपर जा रहा है टेम्परेचर तो ये वर्क, मतलब आप फिर एवोकाडो की खेती ना देखें, फिर आप ड्रैगन फ्रूट सोच सकते हैं। और मिनिमम साइड पे अगर आप देख रहे हैं तो मिनिमम टेम्परेचर इसका आपका अगर 5 से नीचे जाए तो प्रॉब्लम है। कभी-कभी 2-4 दिन या रात के टाइम पे चलता है, लेकिन जब वो कंटिन्यूअस लंबे टाइम तक रहेगा तो फिर एक इशू आ सकता है। फ्रीजिंग पे तो जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोल्ड टॉलरेंट नहीं रहता है ये प्लांट। तो एक हमने क्लाइमेट की बात कर ली। दूसरी बात की थी कि क्या आप 3 साल का जो इसका पीरियड है, वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं क्या? तो या तो आप इसको अपने फार्म के एक थोड़े से एरिया में लगाइए, मान लीजिए आपका 10 एकड़ का फार्म है, तो आप 1 एकड़ पे ये लगाइए और आप अपनी जो रेगुलर इनकम आपकी ट्रेडिशनल क्रॉप से आ रही है, उसको लेते रहिए। और आप स्टार्टिंग में इसकी इंटरक्रॉप भी कर सकते हैं, तो जिसकी रनिंग कॉस्ट है, वो आप निकाल सकते हैं इंटरक्रॉपिंग से। लेकिन आप ये सोचें कि पूरा ही हमने 10 एकड़ पे लगा दिया, तो वो मत कीजिए, क्योंकि ये अभी भी ट्रायल फेजेस पे है। हमें हर जगह से, जहाँ-जहाँ मैंने अभी अरुणाचल, सिक्किम, नागालैंड, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कुन्नूर जगह सप्लाई किया है, वहाँ से अब रिजल्ट्स आना शुरू होंगे कि उनका कैसा परफॉर्म कर रहा है, कितनी यील्ड आ रही है, थोड़े-थोड़े टाइम में समझ में आएगा। तब हम मोर कॉन्फिडेंटली होके आपसे बोल सकते हैं कि हाँ, इसकी खेती आप लगाइए, करिए। लेकिन अभी मैं सजेस्ट करूँगा आप 1 एकड़ या 2 एकड़ से आप ट्राई करें पहले। तो सभी किसान दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा कि स्टार्ट करिए स्मॉल से। जैसे ही आपको उसमें इकोनॉमिक्स समझ में आने लग जाए, आपको उसमें से बेनिफिट मिले, तो उसको आप जितना रकबा बढ़ाना चाहते हैं उतने में बढ़ाइए। अब चलते हैं हर्षित जी के फार्म पे, देखेंगे कहाँ इसकी नर्सरी को उन्होंने ट्रांसप्लांट करा है, क्या क्या चीज़ें फार्म पे जो जो समस्या आएंगी वो भी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गो टू द फार्म।